अगर आपने कैश टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल किया होता तो सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कैश टू सब्सक्रिप्शन मारा इसलिए आपको एक और एंट्री करनी पड़ी, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो आपने इस साल के बिगिनिंग में भी की, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में भी करोगे, उसके नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में भी करोगे, करते ही जाओगे, क्योंकि आप एक साथ दिखा रहे हो सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन लमसम दिखा रहे हो। अभी ऑन द सेम लाइन ट्राई टू गेट द लॉजिक ऑफ रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड था, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन था, तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट में? प्री रिसीव्ड की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? माइनस करते हैं सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये एंट्री क्यों करनी पड़ी? ये रीजन पता है आपको? एक्चुअली प्री रिसीव्ड इनकम की करेक्ट एंट्री होती है कैश टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर का कितना था प्री रिसीव्ड? 6,000। आपको 2006 में 6,000 रुपए मिले करंट ईयर के, 2006 में आपको करंट ईयर के 6,000 मिले, 2006 की ये इनकम थी ही नहीं, तो कैश टू सब्सक्रिप्शन नहीं करना था, आपको करना था कैश टू प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। लेकिन आपने कर दिया कैश टू सब्सक्रिप्शन, 2006 में ही आपने मार दी कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो फिर अभी यार एडजस्ट कैसे करोगे? फाइनल अकाउंट में तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये गलत इनकम है, ये साल की इनकम नहीं है, तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करते हैं? हम लोग करते हैं सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। ये कब मारा? ये मारा हमने लास्ट डेट ऑफ 06, लास्ट डेट ऑफ 06। ये करके हमने ये एंट्री लाई, ये हमने पास नहीं की है, हमने 2 एंट्री पास की और ये एंट्री बनाई। कैश टू प्री रिसीव्ड, ये तो पता है ना, नेक्स्ट मंथ का अभी आ गया तो इनकम क्रेडिट नहीं कर सकते, टाइम नहीं आया इनकम का अभी तक, तो होना चाहिए कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम। कर दिया कैश टू इनकम, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या मारोगे लास्ट ईयर के एंड में? इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम को कम करोगे, माइनस करोगे, एंड प्री रिसीव्ड इनकम इज अ लायबिलिटी। तो ये एंट्री तुमने लास्ट ईयर के एंड में मारी। कब मारी है? लास्ट ईयर के एंड में, याद रखो, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो पोस्टिंग के वक्त प्री रिसीव्ड में क्या लिखा होगा? सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड में क्या लिखा होगा? बाय बैलेंस, बाय सब्सक्रिप्शन पहले, बाय सब्सक्रिप्शन, करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय सब्सक्रिप्शन आया होगा ना लास्ट ईयर के एंड में, फिर टू बैलेंस सीडी आया होगा, फिर यहाँ पे ओपनिंग में क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी एज अ लायबिलिटी। कितना? 6,000 बिगिनिंग में ऑन 1406। अब लास्ट ईयर का प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन था, मतलब इनकम तो ये साल की थी, इनकम ये साल की थी, पैसे लास्ट ईयर आ चुके थे, लास्ट ईयर का तो काम तमाम कर दिया, कैश टू सब्सक्रिप्शन मारा, फिर सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव मारा, खत्म हो गया। नेट एंट्री ये किया है तुमने, नेट एंट्री ये किया है, कैश टू प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। अभी ये इनकम तो ये साल की है ना 6,000, बट विल यू रिसीव 6,000 रुपीज इन दिस ईयर? नो नो, बट इनकम ये साल की है तो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए 6,000 से। डेबिट किसको दोगे? रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो डेबिट करो। तो इस साल के बिगिनिंग में आप ये एंट्री मार दोगे 07 के बिगिनिंग में, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। तो हाउ टू पोस्ट इट? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड में आएगा टू सब्सक्रिप्शन ऑन 1407 और सब्सक्रिप्शन में आएगा बाय प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, बाय प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 6,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो इनकम पैसे मुझे लास्ट ईयर मिले थे तब मैंने एंट्री की कैश टू प्री रिसीव, और ये साल मैंने एंट्री की सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव्ड आएगा ना?
हाँ तो सब्सक्रिप्शन टू प्री सब्सक्रिप्शन में रिसीव्ड डेबिट नहीं, साइड आएगा। वो तो लास्ट ईयर के एंड में मारा है तुमने सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। इस साल बिगिनिंग में ऐड करते हो ना, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड ऐड करते हो ना तुम, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ गया ना, क्रेडिट होना चाहिए। ये एंट्री किया, ये प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, ये बिगिनिंग में किया। वो जो तुम बोल रहे हो वो लास्ट डेट पे किया, माइनस किया। लास्ट डेट पे 6000 माइनस किया था। क्यों माइनस किया था? क्योंकि गलती से पड़ा हुआ था सब्सक्रिप्शन के अंदर, तुमने मार दिया कैश टू सब्सक्रिप्शन 6000। ये 06 की बात कर रहा हूं मैं, 06 पे जाते हैं। चलो पास्ट में जाते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तुमको मिला 6000 रुपया सब्सक्रिप्शन का, तुमने मार दिया कैश टू सब्सक्रिप्शन 6000। बट बाद में तुमको पता चला भैया ये तो 06 का इनकम है ही नहीं, ये 07 का इनकम है। तो तुमको सब्सक्रिप्शन क्रेडिट नहीं करना था, गलती से हो गई। तो अभी नलिफाई करने के लिए फाइनल अकाउंट्स में हम लोग ये एंट्री मारते हैं, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। सब्सक्रिप्शन को घटाया, माइनस किया, और प्री रिसीव क्रेडिट, लायबिलिटी को क्रेडिट किया। समझ आ रही है बात? अब इस साल में आते हैं, 07 में आते हैं। 07 में हमें पता है कि ये 6000 करंट ईयर की इनकम है, तो क्रेडिट होनी चाहिए, करंट ईयर में क्रेडिट होनी चाहिए, तो क्रेडिट दे दो। बट पैसे तो नहीं आएंगे भैया। पैसे क्यों नहीं आएंगे? पैसे लास्ट ईयर मिल चुके हैं, पैसे लास्ट ईयर मिल चुके हैं, तो कैश डेबिट नहीं होने वाला। तो डेबिट क्या होगा? प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन से उठाओ, इसलिए तो बनाया था इस अकाउंट को। इस लायबिलिटी को कम कर दो और इनकम को क्रेडिट कर दो। बेनिफिट एक्सपायर हो गया, एडवांस में पैसे मिल रहे थे ना, अभी वो बेनिफिट एक्सपायर हो गया, लायबिलिटी गई, और इनकम को क्रेडिट करो। तुमने मुझे ये फाउंडेशन की फीस नवंबर में दे दी 10,000, अभी तक सीए फाउंडेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो मेरी इनकम नहीं थी। तो मेरी बुक में एंट्री आएगी कैश टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस। जो तुमने 10,000 दिया, कैश टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस इज 10,000। दिस इज लास्ट ईयर, ये मैंने ये एंट्री करनी थी। लेकिन सपोज मैंने एंट्री कर दी कैश टू फीस, तो गलत हो गया ना यार। कैश टू फीस तो नहीं कर सकता, उस साल की फीस थी ही नहीं। तो मैंने क्या किया, ठीक है भैया गलती हो गई, अभी चलो इसको उल्टा देते हैं। तो मैंने एक और एक्स्ट्रा एंट्री पास की, मैंने पास की फीस टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 10,000। अब क्या हुआ, ये फीस कट हो गया और मेरा नेट एंट्री बन गया कैश टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस। अभी इस साल जब आपका करिकुलम चल रहा है इन द ईयर 2020, आर यू पेइंग मी 10,000 अगेन? नो, यू हैव ऑलरेडी पेड मी द कैश। सो इस साल फीस तो क्रेडिट होनी चाहिए 10,000, क्योंकि वो इस साल की इनकम है। लेकिन पैसे नहीं आएंगे, तो मैं कहां से एडजस्ट करूंगा? फीस रिसीव्ड इन एडवांस टू फीस 10,000। This is the entry I will pass in this year. Understood now? वैसे ही सब्सक्रिप्शन अपने को 6,000 इनकम ये साल की थी, लेकिन मिल गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो कैश टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, नेट एंट्री वही हुआ है, लेकिन हमने दो पार्ट्स में किया, कैश टू सब्सक्रिप्शन मारा और सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव्ड, और प्री रिसीव्ड में बाय सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर आया होगा ना बाय सब्सक्रिप्शन। फिर टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस बीडी, ये आ गया ओपनिंग बन के बाय बैलेंस बीडी 6,000। अब इन द करंट ईयर will I receive this 6,000 again? Tell me now, will I receive this 6,000 again? No, but income belongs to this year, so I should credit that income. तो क्या एंट्री मार के करूंगा? प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। जैसे रिसीवेबल के केस में मैंने क्या मारा,
सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, वैसे प्री रिसीव में उल्टा, प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन। जो एडजस्टमेंट एंट्री आप ईयर एंड पे करते थे ना, ईयर के बिगिनिंग में उसका उल्टा कर दो, सिंपल एज दैट। नाउ प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव में टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में बाय प्री रिसीव, ये फर्स्ट डेट पे आएगा 1407, फर्स्ट डेट पे आएगा 1407। अभी इस साल का प्री रिसीव देखते हैं, इस साल का प्री रिसीव, करंट ईयर प्री रिसीव। बोलो मेरे को, सोच के आराम से बोलो, नॉर्मली क्या एंट्री होना चाहिए करंट ईयर प्री रिसीव? कैश टू प्री रिसीव होना चाहिए नॉर्मल एंट्री, बट तुमने मार दिया कैश टू सब्सक्रिप्शन। अब क्या, कैसे एडजस्ट करोगे फाइनल अकाउंट्स में? सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। अब आ गई तुम्हारी एंट्री तीर्थ भाई, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव, ये ईयर एंडिंग पे करोगे, माइनस करना है। तो सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा अभी? टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन कितना था करंट ईयर का प्री रिसीव? 10,000, 10 था, 4,000 टू प्री रिसीव 4,000। दिस इज ऑन 31st March 07। और सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव, तो प्री रिसीव में क्या आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन 4,000। दिस इज ऑन 31st March 07। अब ये बन जाएगा लायबिलिटी यहाँ का करंट ईयर का, टू बैलेंस सीडी 4,000। अब ये बनेगा नेक्स्ट ईयर का बाय बैलेंस बीडी। जैसे लास्ट ईयर का 6,000 था, नेक्स्ट ईयर का भी कैरी फॉरवर्ड होएगा 4,000। सिंपल। वापस नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या एंट्री होगी प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन की? सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। वापस एंडिंग में क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। वापस बिगिनिंग में प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन, वापस एंड में सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। वो साइकिल चलती ही रहेगी। और अभी तुमको वो अगला पिछला प्री रिसीव रिसीवेबल सोचने की जरूरत नहीं, सीधा कैश टू सब्सक्रिप्शन मारो, लंप सम कैश टू सब्सक्रिप्शन। तब जो पैसा आया कैश टू सब्सक्रिप्शन, बिगिनिंग और एंड में एडजस्टमेंट एंट्री करते जाओ। ये थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए मैनी बिजनेसेस ऑप्ट फॉर दिस। ये फाइनल अकाउंट में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री में कर देते हैं प्री रिसीव्ड रिसीवेबल। गॉट इट? रिसीवेबल, व्हाट इज द करंट ईयर की रिसीवेबल की एंट्री? करंट ईयर का रिसीवेबल का एंट्री क्या था? रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन। रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। वापस एंडिंग में क्या करोगे? रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन। वापस बिगिनिंग में क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। करते जाओ, और जो पैसा आ रहा है उसमें कैश टू सब्सक्रिप्शन मार दो। अगला पिछला देखो ही मत, एडजस्टमेंट कर लो लास्ट पे। समझा? थोड़ा इजी पड़ता है, अगला पिछला सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ईयर एंडिंग और ईयर के बिगिनिंग में आप एडजस्टमेंट एंट्री मारते जाओ। एक्चुअली इट्स वेरी इजी। एक बार वो नैक बैठ गया ना आपको, आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस का लॉजिक, तो सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस, ऑल थ्रू आउट द ईयर, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एनीवेयर, सेम लॉजिक। अभी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का भी हम लोग सेम लाइन पे देखेंगे। अभी यहाँ पे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ जाओ। ये जो आपको कैश मिला है, ये थ्रू आउट द ईयर मिला है, थोड़ा 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 करके थ्रू आउट द ईयर आया है। जैसे मैं 2007 लिख रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं लिख रहा है। ऊपर वाले दो अकाउंट क्लियर है? रिसीवेबल, रिसीव इन एडवांस बंद हो गए बैलेंस करके, एक एसेट था, एक लायबिलिटी थी। अब इसको देखो, इसको, इसमें मैंने क्या दिखाया? वही दिखाया जो आपने प्लस माइनस किया। कैश में सब्सक्रिप्शन मिला 24, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड ऐड, क्रेडिट किया मतलब ऐड, करंट ईयर प्री रिसीव्ड माइनस, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये कहाँ जाएगा ये डिफरेंस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट।
तो ईयर के एंड में चला जाएगा 31 मार्च 07 में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना आएगा? आउटर कॉलम वाला अमाउंट 34,000 आएगा अपने आप। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे सीधा 34,000, जो प्लस माइनस कर रहे थे वो अकाउंट में दिखा दी। समझ में आया? कुछ कुछ आया, पूरा नहीं। कुछ कुछ लॉजिक बैठ रहा है, कुछ कुछ। रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस ईयर के एंड में भी पास करो, ईयर के बिगिनिंग में भी पास करो, एडजस्टमेंट। और कैश टू सब्सक्रिप्शन उसमें कोई डिस्टिंक्शन करो ही मत, लेते जाओ लंप और फिर एडजस्टमेंट एंट्री ईयर एंड ईयर बिगिनिंग में कर दो, ऑटोमेटिकली आपका अक्रूड इनकम दिख जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? चलो ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लो। अभी एक्सपेंस को पकड़ते हैं, एक्सपेंस सैलरी का, सेम लाइन सेकंड वाला। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। फाइंड आउट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द ईयर 07, ऐसे ही बना दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, छोटा सा एक्सट्रैक्ट बता के। ये अभी क्रेडिट साइड दिखाया था, ये डेबिट साइड दिखा रहा हूं। अभी ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बहुत बार किया है, प्लस माइनस टू सैलरी लिख दो। ये पेड सैलरी है, सैलरी टू कैश मारा है तुमने 24, सब बेलपुरी मिक्स है इसमें क्योंकि ये पेमेंट साइड पे दिख रहा है। सैलरी टू कैश सबका मिला के एंट्री कर दिया, कुछ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का प्रीपेड, कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, सीधा सीधा मार दिया सैलरी टू कैश लंप सम। अभी एडजस्ट करो, तो क्या करते हो? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करोगे? 07 की आउटस्टैंडिंग सैलरी एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? 1600। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? लेस करोगे। डजंट बिलोंग टू दिस ईयर, लास्ट ईयर ऑलरेडी डेबिट हो गई है। कितना है? 1000। करंट ईयर प्रीपेड क्या करोगे? कौन सा करंट ईयर? लेस। करंट ईयर प्रीपेड कौन सा है? डजंट बिलोंग टू दिस दोनों ईयर। 07 ही दिया है। नहीं, एक 07 है। करंट दो सेम प्रिंट हो गया है, 06 और 07, 06 और 07 ऐसा। 67 606 का है ना? 606 का है, 606 का है। करंट ईयर का है 800 रुपया, माइनस करो, डजंट बिलोंग टू दिस ईयर। एंड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर क्या करना है? तो ऐड करना है, बराबर है। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर ऐड कर दो 600 रुपया। क्यों प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर ऐड किया? पे लास्ट ईयर किया था, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो ऐड। तो कितना आता है नेट अमाउंट? 24,400। 24,200। ये हो गया आपका सैलरी डेबिट टू इनकम एंड 24,400। 400। 24,400। दिस इज सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बराबर है। लेजर बना लो फटाफट, 3 लेजर। कौन से बनेंगे? उधर क्या था? रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल। इधर क्या बनेगा? प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग।
पहले एंट्री मार दो, सैलरी पे की लमसम दिखा दी, सैलरी टू कैश होगा, जैसे उधर कैश टू सब्सक्रिप्शन था, इधर सैलरी टू कैश, तो टू कैश ना पे किया 24। ओके, अभी मेरे को एक बात बोलो, तुमने लास्ट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 06 में, उसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री की होगी? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंस में ऐड कर दिया। तो पोस्टिंग कैसे की होगी? सैलरी में टू आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग में बाय सैलरी, बराबर है। ये लास्ट ईयर, तो बाय सैलरी के जगह यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आया होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन लायबिलिटी बन के। तो ये साल के बिगिनिंग में क्या आएगा? वही बाय बैलेंस बीडी, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 1600। लास्ट ईयर एंडिंग है 7 है ना, दिसंबर है वो, सॉरी 1107 1107 लास्ट ईयर तुमने ये एंट्री मारा है ना, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1000 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वाज 1000। सो लास्ट ईयर तुमने ये एंट्री मारा है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, सैलरी में ऐड किया, आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या लिखा होगा? बाय सैलरी, और ये बना टू बैलेंस सीडी लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, और बनेगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, राइट? ये दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी 1000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, अभी करंट ईयर में वापस उल्टा एंट्री मार दो, एडजस्टमेंट का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। सैलरी को, क्योंकि एक्सपेंस तो लास्ट ईयर का था ना, ये साल का एक्सपेंस था ही नहीं, लेकिन पे ये साल किया तुमने, पे ये साल किया। आइडियली करना था आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, तुमने मार दिया सैलरी टू कैश। चलो ठीक है, एडजस्ट करते हैं, सैलरी टू कैश किया है तो एक और एडजस्टमेंट एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी में टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में टू सैलरी, और सैलरी में बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपए। ये माइनस करने का रीजन क्रेडिट कर रहे हो, माइनस जो करते थे वो यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो, बात एक ही है। 1107। वैसे ही करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होगी? अभी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो करो पास, लास्ट डेट पे 31/12/07 पे सैलरी में क्या लिखोगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो हमने लास्ट ईयर की वो हम करंट ईयर कर रहे हैं। अभी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इज 1600, सैलरी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, लायबिलिटी में दिखाओ, कैश नहीं गया अभी तक। और आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या आएगा? बाय सैलरी, बाय सैलरी 1600, 31/12/07। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वापस कैरी फॉरवर्ड होगी लायबिलिटी। कितना बैलेंस आएगा ऑटोमेटिकली इसमें? 1600। ऊपर वाला 1000 तो एडजस्ट हो चुका है, 1600 रुपया बचा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। जो मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर का बताया ना तुमको, ये लास्ट ईयर का कैरीड डाउन, ये करंट ईयर का कैरीड डाउन। बराबर है। अब ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्या बनेगा? ये 1600 क्या बनेगा नेक्स्ट ईयर? 1107 को बनेगा बाय बैलेंस बीडी। और वापस क्या करोगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में? क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। करना था आइडियली आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, लेकिन कर रहे हो सैलरी टू कैश, इसलिए वापस एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। सैलरी टू कैश में फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, अगला पिछला क्या है, पकड़ के मारो एंट्री पूरा, सैलरी टू कैश, नो प्रॉब्लम। और ये एडजस्टमेंट एंट्री बिगिनिंग और एंड में करते जाओ।
सेम लाइंस पे बता सकते हो प्रीपेड सैलरी की एंड ऑफ द ईयर में क्या एडजस्टमेंट एंट्री किया आप? सैलरी टू प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी किया है। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी करने का रीजन क्या हुआ? आपको मारना था प्रीपेड टू कैश, आपने मार दिया सैलरी टू कैश, इसलिए प्रीपेड सैलरी टू सैलरी किया होगा। तो पोस्टिंग कैसे की होगी? पोस्टिंग ऐसे की होगी, प्रीपेड सैलरी में लिखा होगा टू सैलरी, सैलरी में बाय प्रीपेड। कितना था प्रीपेड लास्ट ईयर का? 600। लास्ट ईयर आपने ये साल का पे कर दिया, तो प्रीपेड सैलरी में टू सैलरी एडजस्टमेंट एंट्री और सैलरी में बाय प्रीपेड, तो ये एसेट है, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ बाय बैलेंस सीडी 600। और ये इस साल क्या बन के आएगा? प्रीपेड सैलरी में टू बैलेंस बीडी बन के आएगा ना 600 रुपया 1107 को। अग्री और डिसएग्री? कुछ समझ में आ रही है बात? रिसीवेबल रिसीव इन एडवांस का लॉजिक लेके कर सकते हैं। सेम लास्ट ईयर तुमने मारा प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, तो ये साल क्या मारोगे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे क्या मार दोगे? सैलरी टू प्रीपेड, सैलरी टू प्रीपेड सैलरी, इसलिए ऐड करते हो आप सैलरी में उसको। सैलरी को डेबिट मारो, प्रीपेड सैलरी को क्रेडिट करके नलिफाई करो। तो फर्स्ट डेट 1107 को जैसा टपकेगा वैसा इसको सैलरी से एडजस्ट करना है, बाय सैलरी, ट्रांसफर टू सैलरी, और सैलरी में आएगा टू प्रीपेड सैलरी। ये मैं टू कैश 07 लिख रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली पूरे साल में महीनों वाइज तुमने पे किया है, सैलरी टू कैश। अभी प्रीपेड सैलरी का बिगिनिंग में क्या हमारा? सैलरी टू प्रीपेड, वापस एंड में करंट ईयर का प्रीपेड क्या एंट्री करोगे? करंट ईयर का सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी करना है तुमको, प्रीपेड सैलरी टू कैश। एग्जैक्ट याद रखना, रट्टा मत मारना नहीं तो घूम जाओगे। करना था प्रीपेड सैलरी टू कैश, किया है सैलरी टू कैश। अब एडजस्ट करो, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी मार, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी कितना है? करंट ईयर का प्रीपेड 800, ये आएगा लास्ट डेट, और सैलरी में आएगा बाय प्रीपेड सैलरी 800 रुपया ऑन 31/12/7। तो ये जैसे लास्ट ईयर का प्रीपेड कैरी फॉरवर्ड हुआ 600, जैसे करंट ईयर का प्रीपेड कैरी फॉरवर्ड होगा 800 31/12/07 को बाय बैलेंस सीडी 800। अब बताओ ये 800 रुपया नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बनेगा ना, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस। अब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या एंट्री मारोगे? सोचो। सैलरी टू प्रीपेड, वापस सैलरी टू प्रीपेड, वापस एंड में प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, वापस बिगिनिंग में सैलरी टू प्रीपेड, वापस एंड में प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? क्रोनोलॉजी समझिए। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नाउ सैलरी में ऑटोमेटिकली देखो, जो आपने प्लस किया था ना वो डेबिट में दिखेगा, और जो माइनस किया था वो क्रेडिट में दिखेगा। जो प्लस किया था वो प्रीपेड लास्ट ईयर प्लस किया था, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस किया था, लास्ट ईयर करंट ईयर प्रीपेड माइनस किया था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस किया था, ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डिफरेंस, डेबिट विल बी ग्रेटर देन क्रेडिट। और यहाँ पे क्या लिखोगे? ये डिफरेंस कहाँ जाएगा? ये where do you transfer this salary to? इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना मिलेगा जो आपको आउटर कॉलम में मिला था? 24,400। जो आपने प्लस माइनस करके दिखाया वो हमने यहाँ पे लेजर में दिखाया। सिंपल। प्लस माइनस के पीछे की कहानी ये थी। कर लो कि नहीं? अभी क्लियर हुआ? दोनों मिला के एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन और सैलरी। घर पे जाके वापस देखना, 2 बार ही देखना, वापस कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से। अगर ये 2 कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गए तो कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम
इधर से भी टपके, कैन इजीली टैकल इट अकाउंट फॉर्म। चार ही चीज है, रिसीवेबल, रिसीव इन एडवांस, प्रीपेड है ना, आउटस्टैंडिंग, सही। और करंट ईयर में इनकम कितने से क्रेडिट होनी चाहिए, वो फोकस याद रखने का। करंट ईयर में इनकम उतने से ही क्रेडिट होनी चाहिए जितने का काम हुआ है, जितने का टाइम हुआ है, अर्नड इनकम। एक्सपेंस भी सेम, काम, टाइम, अर्नड इनकम, इनकर्ड एक्सपेंस, उतना ही क्रेडिट या उतना ही डेबिट होना चाहिए। बाकी एक्सेस डेबिट क्रेडिट शुड गो टू प्रीपेड एंड रिसीव्ड इन एडवांस एंड रिसीवेबल एंड आउटस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट, थोड़ा अभी एक इजी प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। थोड़ा रिलैक्स करते हैं दिमाग को। सम नंबर 3 लेते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो भैया। व्हाट आर यू सपोज टू प्रिपेयर? थर्ड सम। पहली बार मैं ऑर्डर में जा रहा हूँ, जंप आएगा धीरे से, इसके बाद ही जंप आएगा। सम नंबर 3, थर्ड सम। तीर खारा भाग गया, तने सावंत सो गया, आस्था उले सो गई, राधिका सोमानी सो गई। चलो थर्ड सम, सम नंबर 3। क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज, रिसीट एंड पेमेंट का डिटेल दिया है। क्या बनाने का, रिसीट एंड पेमेंट बनाने का। आपको क्वेश्चन में पूछा तो आपको बनाने का है। चलो बनाओ। द बुक्स ऑफ स्वराज, मैं बोला है आपको, कुछ भी पूछेंगे। द बुक्स ऑफ स्वराज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। Receipt and payment account. What is receipt and payment account? It is nothing but your cash bank account. It is nothing but your cash bank account. Okay? Cash bank के जैसा receipt on the debit side, payment on the credit side. Cash book, cash bank account एक ही है। Cash book is itself cash bank account. सब्सिडी में देखा था हमने, है ना। यश पटेल, राधिका सोमानी, सर इसमें कैश बैंक अलग कॉलम नहीं बना है। नहीं, रिसीट पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बैंक अकाउंट। तो ऑल कैश, ऑल बैंक, ऑल छोटा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सब साथ में दिखता है। समरी है, समरी, डिटेल्स नहीं बताते। ठीक है। राधिका सोमानी सो गई थी। चलो, व्हाट हैपेंड राधिका? चलो सम नंबर 3, एंट्रेंस फीस। जो भी रिसीट है, स्टार्ट ऑन द रिसीट साइड, पेमेंट है पुट इट ऑन द पेमेंट साइड। ओके, कैश का ही एंट्रीज है। आ रहा है तो रिसीट डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। ओके, तो 2 एंट्रेंस फीस 300 कॉपी करके लिखना है, वेरी सिंपल इट इज। अच्छा, सबसे पहला 2 बैलेंस बीडी, कैश बैंक है तो 2 बैलेंस बीडी। कैश इन एंड ऑन 1 अप्रैल, डेट है ईयर दिया है कुछ 31 मार्च 16, तो 15-16 का कर रहे हो तो 1/4/15, 1/4/15 बिगिनिंग डेट। ओके, 1/4 बिगिनिंग डेट, 1/4/15। नाउ 1/4/15 को आएगा 2 बैलेंस बीडी। डेट नहीं लिखा तो चलेगा। ओके, खाली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के लिए वी आर गोइंग टू राइट दैट। यू डोंट राइट द डेट, इट इज फाइन। सो 2 बैलेंस बीडी, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। कितना था कैश बैलेंस? 200, बैंक बैलेंस वाज 400 बिगिनिंग। Cash was 200, bank balance was 400. Okay.
Now start recording the receipt. Receipt, payment, receipt. 2 by 2 by. Receipt है तो 2, payment है तो by. Simple as that. Receipt and payment. Okay. Start with entrance fees. So 2 entrance fees. 2 entrance fees account. That is 300. इसमें डेट्स नहीं लिखना है क्योंकि ये साल के बीच में कितने कितने बन के आए हमें पता नहीं है. मेंबरशिप फीस इज ऑल्सो इनकम. मेंबरशिप फीस एक्सपेंस में मत डालना. दिस इज लाइफ मेंबरशिप फी. मेंबरशिप फीस दैट इज 3000. इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश टू दिस, कैश टू दैट, बैंक टू फीस, बैंक टू फीस. डोनेशन फॉर क्लब पैवेलियन, दिस इज ऑल्सो रिसीट फॉर एन एनपीओ. डोनेशन for club 10,000. food stuff sales हो. food क्लब stuff का sales. नाम अलग है तो पेमेंट्स में आएगा ना. Sorry, क्लब का नाम अलग है. क्लब पवेलियन है और हमारा स्वराज क्लब है. नहीं नहीं, क्लब पैवेलियन मतलब पैवेलियन रहता है ना, इट्स एन एरिया, सिटिंग अरेंजमेंट वाला एरिया, उसको पैवेलियन बोलते हैं. क्रिकेटर्स बैठते हैं ना पैवेलियन. कैपिटल लेटर दिया है पी. अच्छा, वो अभी उसके पीछे मत जाना. ग्रामेटिकल एरर्स मत ढूंढना वहां. ठीक है. ग्रामेटिकल तो तुमको बहुत खतरनाक चीज मिलने वाला है पेपर में भी और मॉड्यूल में भी. तो ठीक है, इग्नोर दैट. क्लब पैवेलियन मतलब अपना वो डोनेशन मिला है पैवेलियन स्टैंड के लिए. तो 2 डोनेशन फॉर क्लब पैवेलियन दैट इज 10,000. जैसे ग्राउंड का मिलता है, स्विमिंग पूल का मिलता है, वैसे पैवेलियन का. अब फूड स्टफ सेल्स. फूड स्टफ सेल्स मतलब दैट इज योर रिसीट. पैसा है फूड स्टफ वगैरह बेच के. फूड स्टफ सेल्स दैट इज 1200. salaries and wages, I think that's your payment. So buy salaries and wages 1200. Purchase of foodstuff, that's your expense. Purchase of foodstuff. Purchase of foodstuff, that is 800. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैवेलियन, देखो वापस आया कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन. जो डोनेशन आया था उससे आप कंस्ट्रक्शन कर दो. तो बाय कंस्ट्रक्शन में आपने स्पेंड किया होगा ना. कंस्ट्रक्शन ऑफ पैवेलियन मतलब बेसिकली इट्स एन एसेट यू आर परचेज. यू आर मेकिंग एन एसेट इंस्टेड ऑफ बाइंग एन एसेट. To buy an asset is asset to bank. If you make an asset, it is still asset to bank. It is buy construction of club pavilion. This is 11,000. General expenses are expense. Buy general expenses 100. Rent and taxes are expense. Buy rent and taxes 400. And bank charges are also expense. So buy bank charge. अगर यहाँ पे आपको डेप्रीसिएशन दे दिया होता, क्या आप लिखते? नहीं, नॉन कैश है. नहीं, नॉन कैश है. ओके, आगे याद रखना. अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया होता, वो आप लिखते? नहीं, वो भी नॉन कैश. ओके, वो भी नॉन कैश. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रीसिएशन, अप्रिसिएशन, ये सब चीजें यहाँ पे, रिटर्न ऑफ, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं दिखने वाली. अभी बैलेंस करना है. अभी वो लोग ने अपने को क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, अभी किसी समय मिसिंग रहेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. इधर बाय बैलेंस सीडी कैश एंड बैंक. बाय बैलेंस सीडी कैश एंड बैंक. What is the total of debit? Always debit will be greater than credit. Rare circumstances it may be bank overdraft, or rare circumstances. Otherwise debit will be greater than credit. 16,100. 16,100. 16. 15. क्या बता? Repeat. 15. 15,100. माइनस क्रेडिट करके देखो आपको ये बैलेंस आ रहा है क्या? 350 और 590 नहीं, 350 और 590. 350 और 590 मतलब आपको बैलेंस आना चाहिए 890, 940 आना चाहिए डिफरेंस. 940 का डिफरेंस आना चाहिए.
ये आपको क्वेश्चन में दिखता था, रिसीट एंड पेमेंट, दिस इज द लास्ट डेट, दिस इज द फर्स्ट डेट, दिस इज द लास्ट डेट, 31 मार्च 16। ये पूरा 15 में एक्सपेंस हुआ है, 15-16 पूरा 15-16 का एक्सपेंस, 15-16 का इनकम। डेट नहीं बनाया तो चलेगा रिसीट पेमेंट में, खाली ओपनिंग क्लोजिंग दिखाने के लिए आई शुड, बट कीप द डेट, इट इज फाइन। पढ़ लो बरो। सर अगर कुछ दिया नहीं होगा तो स्प्लिट कैसे करने का कैश और बैंक का अमाउंट? नहीं, फिर डिस्टिंक्शन नहीं है, कैश एंड बैंक, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश एंड बैंक साथ में दिखाते हैं, एक ही बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। वैसे भी आई टोल्ड यू दिस इज अ समरी, दे आर नॉट शोइंग इंडिविजुअल कैश एंड बैंक इन, यू कैन टोटल अप द बैलेंस, कैश एंड बैंक, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश एंड बैंक टुगेदर। ओके, करें प्रोसीड। नेक्स्ट सम नंबर sum number 9, ninth sum। Sorry, मंडे इवनिंग टेस्ट है अपना, डेप्रिसिएशन प्रिपेयर करना बराबर से। मंडे इवनिंग ड्रॉ कर लो फटाफट, क्या बनाने का है। सम नंबर 9 में अपने को बनाने का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2007। करंट ईयर का इनकम है, ये आपका 12th वाला सम, 12th स्टैंडर्ड इन द बुक्स ऑफ CY इंडोर क्लब। Income and expenditure account for the year ended 31st March 7। Format is expense and 2 columns, income and 2 columns। एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स या फिर एनपीओ दोनों में से एक तो आता ही आता है फॉर 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स। दोनों आने का चांस बहुत कम है, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। कैपिटल फंड दिया नहीं है ना? सॉरी, कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो क्या इंडिकेशन है इसका? डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस को ही रहेगा कैपिटल। यस, तो ये इंडिकेशन क्या है? ओपनिंग First कैपिटल नहीं, year है। फर्स्ट ईयर है, ओपनिंग बैलेंसेस आर मिसिंग भैया। कैश बैंक में भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है आपको, रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब दिस इज द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाने का है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का ही नहीं, क्या बनाओगे? खाली रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं डेटा। कुछ है क्या एसेट लायबिलिटी लास्ट ईयर का? सर तो वो पता कैसे चलता है ऐसे ओपनिंग बैलेंस शीट कभी बनाने को और नहीं बनाने? पता कैसे चलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट कभी बनाना है कभी नहीं? रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, कैश बैंक का मतलब वो हिंट है, कंटिन्यूइंग ईयर है। एंड कैपिटल फंड, अल्टीमेट रीजन फॉर मेकिंग ओपनिंग बैलेंस शीट इज टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। एसेट माइनस लायबिलिटी करके ढूंढते थे ना। कैपिटल फंड अगर दिया है तो ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर तो वो भी टेंशन नहीं है, आपको क्वेश्चन में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया होगा क्या बनाने का।
व्हाट यू नीड टू मेक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होगा वही बनाओ, बाकी कुछ अगर जरूरत पड़े बनाने की तो रफ, इट विल बी अ वर्किंग, नॉट रफ, वर्किंग, ओके, शो दैट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्किंग। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? Yeah. चलो लिख दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट as on 31st March 07, the liabilities and assets. अभी ये भी फाइनल अकाउंट के जैसे करना है, पहले डिसाइड कर लो कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। चलो देख लो। अच्छा, इसमें आपको सपोज मार्किंग का आदत है, तकलीफ है, प्रॉब्लम हो रहा है, आई एडवाइस के, क्योंकि पेपर में कुछ लिखना अलाउड नहीं है, ट्राई करो ओरली जमता है तो, अगर नहीं जम रहा है तो टेल मी, आई विल सेंड, कुछ अरेंज करके प्रिंट आउट भिजवा देंगे अपन, लॉ के नोट्स के जैसा वी कैन अरेंज दैट, ओके। किसी को प्रॉब्लम्स है तो लेट मी नो। तो रेंट, रेंट कहाँ जाएगा? रेंट Expense. एक्सपेंडिचर, सैलरीज Expense. एक्सपेंडिचर, ओके, वन बाय वन आई आस्क नाउ। फर्नीचर, कालराव, एसेट, इलेक्ट्रिसिटी, रियल, एक्सपेंडिचर, बार परचेज, ईशा, expense, एक्सपेंस, टूरनी एक्सपेंस, टूरनी एक्सपेंस, हेमांगी टूरनी एक्सपेंस, expenses, टूरनी expenses are expenses, okay, टूरनी expenses are expenses, then सर बार परचेज क्या है? बार परचेज मतलब बाहर रहेगा ना क्लब में, तो वो ग्लासेस, एसेट ही हो गया ना। नहीं नहीं, एक्सपेंस खत्म, दारू, मेन खर्चा ऑन दारू, दारू खत्म हो जाएगा एक साल के अंदर, डिप्रिशिएट नहीं करोगे उसको, लॉकडाउन में भी खत्म हो रहा है। टेलीफोन, टेलीफोन किधर जाएगा? यश पटेल, Expenditure. एक्सपेंडिचर। पोस्टेज कहाँ जाएगा? दीक्षित, Expense. एक्सपेंस। कहाँ गया? बैंक और कैश बैलेंस, बैंक और कैश बैलेंस, बैंक और कैश बैलेंस मिस हो गया है, कट हो गया है कुछ आइटम। पोस्टेज के बाद क्या है? बैंक और कैश। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। बैंक और कैश ही है क्या? हाँ हाँ हाँ, बराबर है, बराबर बराबर है, बराबर है, बैंक और कैश है। वेयर विल यू राइट बैंक एंड कैश? इतनी टक्कर, बैंक और कैश कहाँ पे जाएगा? एसेट। एसेट, ओके, बैंक और कैश इज करंट ईयर्स एसेट। रिसीट साइड, डोनेशन, तीर्थ, डोनेशन के बारे में पढ़ो, कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? 3/4 कैपिटल है सर। नहीं भाई, entirely donation entirely is to be capitalized, entirely it is to be capitalized, तो कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड हो, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, वंदित सुखिया, कैपिटलाइज कितना पूरा? हाँ 1 महीने। इसका इंफॉर्मेशन रहेगा, प्लीज चेक फॉर द इंफॉर्मेशन, ओके, प्लीज चेक फॉर द इंफॉर्मेशन। 3/4 3/4 is to be capitalized. Entrance fees I think 50% दिया है, half to be capitalized, मतलब आधा कैपिटल फंड में डालो, आधा इनकम में डालो। लेकिन 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 अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता तो डोनेशन को क्या करते हैं आप लोग? रेवेन्यू, इनकम। और लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस को क्या करते हैं? कैपिटलाइज। सब्सक्रिप्शन, रौनक संघवी, सब्सक्रिप्शन, इनकम, इनकम, जिंदगी भर हमेशा इनकम। बार रिसीट, करण नकरानी, इनकम। इनकम। टूरनी रिसीट, आर्यन शाह, इनकम। इनकम। बिलियर्ड फीस, निकिशा, निकिशा शाह, कम। बिलियर्ड फीस इज इनकम। टेबल टेनिस फीस, विधि संघवी, इनकम। इनकम। हर्ष राजे, कार्ड रूम रिसीट, इनकम।
इनकम, ग्रांट फ्रॉम कैलकाटा कॉर्पोरेशन, क्षमा, ग्रांट फ्रॉम कैलकाटा कॉर्पोरेशन, Income. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करने का, इनकम, बताया ना, ग्रांट, परफेक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो अज्यूम करने का इट इज इनकम. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? परफेक्ट. So that is also income. Now that's it. Go to the adjustment. Adjustment number 1, Janil Shah. ये हमने देख लिया. आई थिंक डोनेशन 3/4 हाफ कैपिटलाइज और इनकम का ब्रेकअप है, वो एडजस्टमेंट नहीं है. सेकंड एडजस्टमेंट, जेनिल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आर 250 एंड आउटस्टैंडिंग आर 1000. रिसीव्ड इन एडवांस का दो इफेक्ट, less from subscription and outstanding add to subscription and second effect, liability and asset. liability and asset. Pre-received is a liability and receivable is an asset. Outstanding मतलब receivable. देखो guys, outstanding term देख के कंफ्यूज नहीं होना है. आउटस्टैंडिंग एक कॉमन टर्म है. एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग होता है, इनकम भी आउटस्टैंडिंग होता है. बी अलर्ट. अभी नेक्स्ट वन, तो यहां पर समझा आपको माइनस करने का रीजन, एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने लेजर में किया ना अभी, सेम चीज. ओके, एंट्री क्या है इसका, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड रिसीवेबल का रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन. सेकेंड वन, ₹200 was unrealized on टूर्नी अकाउंट. अनरियलाइज्ड, मानव पंजाबी, अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है? नहीं है मिला आपको. हाँ, मिला नहीं है मतलब व्हाट इट इज, रिसीट्स में ऐड करेंगे एंड असेट्स. या टूर्नी रिसीट में ऐड करेंगे एंड असेट. असेट. परफेक्ट. रिसीवेबल है. टूर्नी का दो था, रिसीवेबल, रिसीट भी था, पेमेंट भी था, तो ये अनरियलाइज्ड है. अनरियलाइज मतलब मिलना बाकी है. रेंट वाज पेड फॉर 3 years in advance. यशवी छेड़ा, व्हाट डू यू थिंक? Current year prepaid. Rent was paid for 3 years in advance. हाँ मतलब प्रीपेड कितना है, रेंट देखो कितना है. 5,000. ओके, रेंट इज 5,000. Divide by 3. 3. Are you sure? Yeah, 4. Yeah, 4. What if I tell you rent was paid for 1 year in advance? What you would have done? Divide by 2. हाँ, 3 years in advance तो divide by 4. 4 4. years in advance मतलब divide by 5. समझ रहा है? 1 साल तो है ही, एडवांस 3 साल है, तो टोटली यू हैव पेड दिस रेंट फॉर 4 years. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? इट इज 3 years in advance. हेलो, हाँ. 3 years in advance है तो 4 साल का पे किया, तो पर ईयर कितना होगा? Rent for 1 year is 1250. So how much is prepaid? Is 1250 prepaid? No. Prepaid 3750. Prepaid is 3750. Comfortable? सर वो टूर्नी रिसिप्ट्स और पेमेंट को मिक्स करना है. टूर्नी रिसीट पेमेंट आप माइनस करके दिखा सकते हो, इनकम साइड, रिसीट माइनस पेमेंट, नेट अमाउंट, या फिर अलग अलग भी दिखा सकते हो. टूर्नी रिसीट्स अंडर इनकम एंड एक्सपेंस अंडर पेमेंट. सॉरी, टूर्नी रिसीट अंडर इनकम एंड पेमेंट अंडर एक्सपेंस, अलग अलग भी दिखा सकते, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन, रेंट समझा सबको? प्रीपेड रेंट इफेक्ट्स आर व्हाट? लेस फ्रॉम रेंट एंड एसेट. लेस फ्रॉम रेंट एंड एसेट. नेक्स्ट वन, या अंदर लो ना मेरे को, मैं दूसरे फोन से लॉगिन कर रहा हूँ, इसमें बैटरी नहीं है. वंदित सुखिया, अच्छा सॉरी. देखो, नाउ नेक्स्ट वन is salaries include an advance of 500 and a sum of 1000 remain unpaid. Rakshit Haria, the guy who has not registered. Salaries include an advance of 500. What are the two prepaid effects? minus prepaid plus outstanding. हाँ, और second effect? Prepaid assets और outstanding liability. Liability. Okay, ये अपना एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने लेजर में बताया अभी. ओके, प्रीपेड सैलरी टू कैश नहीं मारा है, सैलरी टू कैश मारा है, इसके लिए एडजस्ट करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट वन, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. क्षणिक 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 बोलो. हाँ सर. फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. हाँ, तो 2000 का 6% निकाल के डेप्रिसिएशन करना है. इफेक्ट
effect less from furniture and expense. Expenditure. Bar stock as on 31st March 07 है वो, 06 नहीं है guys. It is 07. Bar stock on 07. Okay. Bar stock on 31st March 07 amounted to 5,000. Yashvisha. Which stock is this? Opening stock or closing stock? Closing stock. What do you mean by closing stock? Closing stock का मतलब होता है prepaid, outstanding. Prepaid. Prepaid. Closing stock is nothing but current year's prepaid. Opening stock is nothing but last year's prepaid. What are the two effects of closing stock? Less from bar stock and assets. Less from bar and assets. Less from bar purchase and asset. इतना बच गया. Okay? है expense. Asset नहीं है. It is an expense. खाली इतना बच गया. So less from bar and asset. Telephone rent had been paid up to July 2007. Is it given year ended? याद है हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स के वक्त ईयर एंडेड किया था. तो ये ईयर एंडेड का रिकॉग्निशन क्या है ये देखने का. टर्म्स ईयर, एनुअल, 12 मंथ्स ये दिया है ना तो ईयर एंडेड होता है. यहाँ पे ईयर एंडेड नहीं है. क्या दे दिया है? इट हैज बीन पेड अप टू. टेलीफोन रेंट अप टू का मतलब है ये पीरियड एंडेड है. जुलाई 07 तक पे कर दिया. अभी ये पीरियड एंडेड कैसे कैलकुलेट करने का? अंडरस्टैंड दिस. See, year ended होता ना, year is of 12 months, always 12 months. अगर यही year ended होता ना, तो it would have been 12 months from August 06 to July 07. वैसा 12 months होता. But ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पे. It has been paid up to July 07 दिया है. Year 12 months annually नहीं दिया है. तो this is period ended. तो ये period ended का calculation कैसा होता है? ऐसे होता है. You start it from the beginning of your financial year. You start it from the beginning of your financial year. Your financial year is ending on 31st March 07. It would have started on 1407. So ये rent भी 1407 से start हो चुका है. It will start from the beginning of your financial year. Okay? And it will end on the date of expense, that is July 07. So basically ये टेलीफोन रेंट आपने कितने टाइम का पे किया है बता सकते हैं? 1st April 07 से 14 months. 1st April 06 16 months. 1st April 06 31st March 07 को एंड हुआ है. 1st April 06 is the beginning of your financial year. वहां से 31st July 16 months. 07. That comes to 16 months. So you have actually paid it for 16 months, not for 12 months. ये समझ रहा है क्या? Once again, year ended दिया होता ना, year, annual, 12 months. So I would have assumed that ये rent अगस्त से जुलाई का है, 12 months का है. 370 कितना है? 370 is for 12 months. लेकिन यहाँ पे year ending नहीं है. up to दे दिया, period ended दे दिया, for so and so period दे दिया. That means it is period ended. Period ended का calculation कैसे होता है? Your calculation of period will start from the beginning of your financial year. मतलब year end हो रहा है 31st March 07, तो beginning हुआ है 1406. तो expense भी वहीं से start हो गया है. And it will end on the date of expense, which is 31st July. तो 16 महीने का पे किया तो 16 months का it is 370. Now ideally think कब तक पे करना था? अपना साल तो बीच में ही खत्म हो गया, 31st March 07 को खत्म हो गया. We were supposed to pay till 31st March 07. So how many months extra have we paid? 4 months. 4 months extra we have paid. So what will be 4 months का cross multiply? 92.5, which is 93. So 93 is prepaid telephone. Is that clear? Prepaid telephone is 93 rupees. यही ईयर स्टार्ट हो रहा है वो किधर लिखा है? ईयर एंड कहाँ हो रहा है? 31st March 07 पे हो रहा है ना फाइनेंशियल ईयर. वो बार स्टॉक वाले एडजस्टमेंट में लिखा है. बार स्टॉक वाले में भी लिखा है और दिया भी है 07. क्या नहीं है सर? खाली 2007 लिखा है सर.
अच्छा इन 2007 ऐसा दिया, ओके मार्च नहीं दिया है, मार्च वो बार स्टॉक में दिया, राइट मार्च नहीं दिया, मार्च इज गिवन इन दैट बार स्टॉक। तो 31st मार्च 07 इज द एंडिंग, सो बिगिनिंग रहेगा 1406, समझाइए। अगर इसमें दिया होता इट हैज बीन पेड अप टू अगस्त 07, तो कितना महीना हो जाता? 17 मंथ, और फिर प्रीपेड होता 5 मंथ का क्रॉस मल्टीप्लाई, अप टू सितंबर 07 होता, इट वुड हैव बीन 18 मंथ एंड प्रीपेड होता 6 मंथ। समझ में आया? ये होता है पीरियड एंडेड। क्वेश्चन पढ़ना, ईयर एनुअल 12 मंथ्स नहीं है तो फिर इट इज पीरियड एंडेड एंड डू इट अकॉर्डिंगली। Okay, year is of 12 months, but period will keep on changing depending on the beginning of your financial year till the date of expense का time gap. तो यहाँ पे क्लियर है सबको? प्रीपेड टेलीफोन, लेस फ्रॉम टेलीफोन एंड एसेट्स, एंड वी कैन स्टार्ट। चलते जाओ, उड़ाओ। वो डॉट्स नंबरिंग आपको जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते थे वैसे ही, जिस पे डॉट है नंबरिंग दे दो, एडजस्टमेंट, उसका इफेक्ट इमीडिएटली, सेकंड इफेक्ट एट द एंड, या फिर अगर आपको दोनों इफेक्ट साथ में देने का आदत है दोनों इफेक्ट साथ में दो। अल्टीमेटली जैसे ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट था वैसे रिसीट पेमेंट के आइटम का एक ही इफेक्ट होगा, बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड, एंड एडजस्टमेंट्स का ऑटोमेटिकली इट विल हैव 2 इफेक्ट्स, अनरिकॉर्डेड एंट्री। तो स्टार्ट विथ रेंट, एक्सपेंस से स्टार्ट करना। टू रेंट दैट वाज 5000 लेस प्रीपेड रेंट 3750 1250 to salaries was 11,500 less prepaid salaries 500 plus outstanding salaries 1000, which is 10,000. नहीं, 12,000. So furniture is asset. Sorry, furniture is asset. ये सब इसी साल हो रहा है. This is the first year of organization. Furniture was 1,000 less depreciation 6%. That is 120, 1886. Electricity is expense. That is 600. Bar purchases are expense. Spread adjustment है. Bar purchase में कुछ बच गया. 20,000 खरीदा था. ग्रांट्स रिसीट आएगा ना? ग्रांट्स आर रिसीट. रिसीट में तो है. ऐसा मिला ना? हाँ, मतलब रेवेन्यू रिसीट, इनकम में जाएगा. स्टॉक ऑफ बार 5,000. क्लोजिंग स्टॉक है वो 15,000. टूर्नी एक्सपेंस is expense. टूर्नी मीन्स टूर्नामेंट. टूर्नी एक्सपेंस मीन्स टूर्नामेंट एक्सपेंस. अच्छा गाइस, एक और चीज, यहाँ पे टूर्नी एक्सपेंस और टूर्नी रिसीट था. अगर टूर्नी रिसीट के जगह टूर्नी फंड होता ना, फंड, तो कहाँ लिखते फंड? लायबिलिटी. और एक्सपेंस उधर से ही माइनस. ओके, ये फंड इज एन इरेगुलर इनकम, वंस इन अ वाइल. रेगुलर रिसीट नहीं है ये. टूर्नी रिसीट मतलब रेगुलर बेसिस पे आपका टूर्नामेंट हेल्ड हो रहा है, तो हर साल आ रहा है, हर साल एक्सपेंस हो रहा है. यू कैन शो इट अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, फंड्स विल बी, वो एंडाउमेंट फंड बन जाएगा स्पेसिफिक पर्पस वाला. तो लायबिलिटी एंड एक्सपेंस वहीं से माइनस. ओके, यहाँ पर भी आप इनकम माइनस एक्सपेंस करके दिखा सकते हो. टूर्नी रिसीट इनकम में माइनस एक्सपेंस करके यू कैन शो नेट अमाउंट. वी हैव बिलियर्ड फीस देखे कंफ्यूज मत हो ना. रिसीट साइड पे तो बिलियर्ड फीस मेंबर लोग पे करते होंगे बिलियर्ड खेलने के लिए 500. टेबल टेनिस फीस, दैट इज आल्सो रिसीट. टेबल टेनिस फीस रिसीट्स है ना, आप एक्सपेंस में लिख रहे हो.
अरे मैं, ओ सॉरी सॉरी, वहां से यहाँ कैसे आ गया? टूरनी एक्सपेंस के बाद टेलीफोन था, टू टेलीफोन 370 लेस प्रीपेड टेलीफोन 93 277 postage is 120, no adjustment, cash and bank balance what is the value of cash and bank balance? 431400. बोल दो जरा, बैंक बैलेंस कितना आ रहा है? 1430 ओके and cash balance 400. ओके थैंक यू। पेमेंट हो गया अपना, रिसीट पे जाते हैं, डोनेशन है, पूरा ही कैपिटलाइज करना है। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल फंड शुरू में कुछ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है ऑर्गेनाइजेशन का, कैपिटल फंड एम्प्टी रहेगा, नील रहेगा, नील, बिगिनिंग में इट इज नील। अब बिल्टअप हो रहा है, कैसे बिल्टअप हो रहा है? ये डोनेशन आए एंटायरली टू बी कैपिटलाइज 4000, ओके। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस को भी 3/4 कैपिटलाइज करना है, 3/4 लाइफ मेंबरशिप फीस दैट इज 3750, और बाकी का इनकम में दिखा दो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 1/4 that is 1250। एंट्रेंस फीस हाफ बोला है तो हाफ कैपिटलाइज, हाफ एंट्रेंस फीस is 1250, बाकी का इनकम में बाय एंट्रेंस फीस 1250। subscription is income, subscription is income, there are two adjustment, 6750 plus outstanding subscription 07 current year and less pre-received subscription current year का receivable है 2,000 receivable, 250 free receipt, 1,090 minus, so this is how much? 7,500 आएगा subscription out of all. Bar receipts are income, bar receipts 25,000, billiard टूर्नी receipts, टूर्नी receipts पे adjustment है, टूर्नी receipts पे क्या adjustment है? 1800 रुपया प्लस टूर्नी receipts receivable, income receivable, टूर्नी receipts receivable 200, that's 2,000, your fee is income, table tennis fees is income, $250, card room receipts are income, and grant $125, and grant is also income. Grant from Calcutta for 1,000.
Donation 3/4, life done, entrance fees done, subscription receivable, एक effect, asset, subscription receivable, 1000, pre-received, subscription is liability, 200 unrealized, to me, receipts, receivable, outstanding to me receipts, prepaid rent 3750, salary, prepaid salary 500, outstanding salary 1000, furniture depreciation less from furniture and expense में to depreciation on furniture 120, second effect. Bar stock less from bar and stock of bar is assets, and telephone rent prepaid less from telephone and assets. No hidden adjustment, so I think your problem is over. Please check कर लो. वर्किंग नोट्स जहाँ पे वो कैलकुलेशंस एंड ऑल दिखा देना. यहाँ पे रेंट में था, टेलीफोन में था, थोड़ा डिजाइन विजाइन नहीं किया टेलीफोन में तो वांदा नहीं. यू हैव टू जस्ट शो द कैलकुलेशन. ओके, 14 months का इट इज 370, so 4 months का इट इज 93 एंड दैट्स इट. करें टैली. बोलो सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट क्या आ रहा है? सरप्लस डेफिसिट टोटल करें. इनकम बढ़ा है, सरप्लस आ रहा है. टोटल कितना है इनकम का? 38875. 38875 एंड 8003 इधर लिख सकते हो, इधर कुछ एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंस कितना है? 800 एग्जैक्ट. नहीं 8003. 8003 रुपीज इज योर सरप्लस. प्लस सरप्लस इधर डायरेक्टली सरप्लस डेफिसिट चलेगा. 8003 कितना आ रहा है अभी? कैपिटल फंड फर्स्ट ईयर के एंड में बिल्टअप होके कितना मिला? 17003 आ रहा है. 17003 18253 पे टैली होना चाहिए. 18253 चेक. Any doubts? Tell me. सर एसेट 1825 नहीं आ रहा है. आएगा. 4000 का डिफरेंस आ रहा है. 14250 यार. हाँ करेक्शन. द कैश में 4000 कम है. कैश इज 4400. करेक्शन. ढूंढ के थक गया इधर. कैश इज 4400. कैश इज 4400. क्वेश्चन में करेक्शन, क्योंकि अगर आपका रिसीट पेमेंट टैली नहीं होगा तो आपका सम कभी टैली होने ही वाला नहीं है. जस्ट लाइक योर ट्रायल बैलेंस. कैश इज 4400. एग्जाम में मिस्टेक नहीं होता. शीट में एक हाथ दो सम में है, किधर प्रिंटिंग एरर है. झाला. सम नंबर 10 इज फॉर होमवर्क. आज का काम खत्म करते हैं. सम नंबर 10 देख लो. 1 मिनट. ये हो गया सबका? एनी डाउट इन दिस? सॉर्टेड सब? रिवाइज करना वो आज के स्टार्टिंग के 2 प्रॉब्लम. ओके, एंट्रीज में खुद को समझ में आना चाहिए. खुद को समझाओ. नहीं समझे तो मेरे से पूछो, मैं समझाऊंगा. सम नंबर 10 नरेंद्र डॉक्टर कमेंस. कमेंस का मतलब क्या होता है?
फर्स्ट ईयर है, तो फंड बिगिनिंग में नील रहेगा, ठीक है। अभी इसमें कैपिटल फंड नहीं आएगा, आपको कैपिटल मिलेगा, क्योंकि एक ही बंदा है लेकिन चैरिटेबल क्लिनिक चलाता है, ठीक है। सिंगल बंदा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर 11th स्टैंडर्ड अभी अभी किया ना हमने अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर वैसा बनेगा, खाली कैपिटल लिखना, डोंट राइट कैपिटल फंड। ओके, स्टार्ट विद फर्नीचर। व्हाट आर फर्नीचर? एसेट्स, इक्विपमेंट। व्हाट आर इक्विपमेंट्स? Asset. ड्रग्स, एक्सपेंस ड्रग्स, मेडिसिन, कल बताया था। एक्सपेंस Expense. Always expense. Drugs, medicines are always expense. Salaries, expense. Rent, expense. Conveyance, expense. Stationery, expense. Lighting, expense. Expense. Lighting are also expense. फिर periodicals. Periodical का मतलब journal, magazine, newspaper जो मंगवाता है वो. And drawings, Less from Less capital. from Less from capital. sole proprietor जैसा यहाँ. Balance carried down, current year, assets. Okay? True cash का मतलब true cash नहीं है, sorry. Receipt में वो true capital है actually. True capital है. ओपनिंग True cash नहीं है, true capital है. That is the opening capital. Entry is bank to capital. Receipt side it is to capital. So bank to capital. So to capital that is nothing but that is its opening capital. बराबर है। इस साल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो जब ऐसे मतलब ना ओपनिंग कैपिटल मतलब कंटिन्यूइंग बिजनेस है, इस साल स्टार्ट किया है, इसको तो कोई डोनेशन, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस नहीं मिलेगी, खुद घर से पैसा लाया, तो टू कैपिटल है वो, ठीक है। तो कैपिटल इनर कॉलम आपका 10,000 इस साल इंट्रोड्यूस किया है, फिर प्लस माइनस करके आउटर कॉलम जाएगा। गॉट इट? कैपिटल एट द बिगिनिंग वाज 10,000, इस साल के बिगिनिंग में लाया वो, फिर ड्राइंग्स माइनस, फिर सरप्लस ऐड, विजिट्स Income. sundry receipts, income. 200 were to be received on account of visits, where to be received. Radhika, what do you think? What are the two effects? Outstanding. Receivable. Yeah, Outstanding. asset and add to visit. Assets and add to visits. Perfect. Unpaid salary is 200. Unpaid salary मतलब outstanding. Liability. Add to salary, liability. 60% of the conveyance is for private purpose. Janisha, ड्राइंग क्या करने का? 60% of the conveyance is for private purpose. 60% drawing. Drawings. So less from conveyance. 60% less करो and drawings में add करने की जगह क्या करने का? Capital में से less. Value of drugs on hand was estimated at 1,000. Value of drugs on hand मतलब closing. Less from drugs and assets. Appreciate furniture and equipment. Less from asset and expenditure. Simple. Solve it. आज शाम को भेज देना, 9 बजे तक भेज देना, 8 से 9 के बीच में। और कोई डाउट है तो मैसेज करो। कल आपको अकाउंट्स नहीं है, कल छुट्टी अकाउंट्स की। मंडे लेक्चर भी है, टेस्ट भी है। प्रिपेयर डेप्रिसिएशन। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव डाउट्स वेट, अदरवाइज टाटा बाय।